आप ही यहाँ के CSR है क्या? तमनार से घरघोड़ा दिल्ली के बराबर है क्या? वो महिला बाल विकास का अधिकारी उसमें गया था, हवाई जहाज से घरघोड़ा गया था और 6,000 रुपया कैसे माने कुछ भी लगा दो? ये किसका राज्य है? ये CSR है। कृषि विभाग से मैंने जानकारी निकाला, रायगढ़ जिले के अंदर अभी तक कृषि की जमीन का 26,000 हेक्टेयर जमीन 1991 से लेके और अब तक खेती से औद्योगिक प्रयोजन और अलग अलग प्रयोजन के लिए जमीन का भू अर्जन और कंपनियों द्वारा खरीदा गया। 1156 हेक्टेयर जमीन वन भूमि चली गई और वो भी रिजर्व फॉरेस्ट की छोटे बड़े झाड़ के जंगलों की जमीन चली गई। आप सरकार के अंदर ऐसा सरकार का दावा है कि इस देश राज्य में बहुत विकास हुआ है, 1 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। सन 1991 में रायगढ़ जिले में गरीबी रेखा के नीचे 32% लोग थे सर, और आज आप जिनको राशन देते हो वो 87% लोग हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके दस्तावेज बोल रहे हैं। तो गरीबी घटी या गरीबी बढ़ी है आप बता दीजिए। केवल अपराध बढ़े हैं। जितना रायगढ़ जिले में अपराध 1991 में होता था उतने अपराध अब प्रत्येक थाने में हर महीने होते हैं। उसका ग्राफ बढ़ गया। बच्चों के कुपोषण की स्थिति मैंने अभी एक स्टडी किया, हर्षवर्धन जो इस देश के अच्छे IAS माने जाते हैं उनके साथ। रायगढ़ जिले में तब लगभग 30 से 32% बच्चों में कुपोषण हुआ करता था। अभी जो इसकी रिपोर्ट आई है उसमें 51% के रायगढ़ जिले के बच्चे कुपोषित हैं और सबसे ज्यादा बच्चे वहीं के कुपोषित हैं जहां उद्योग लगे हुए, जहां विकास हुआ, जहां विकास के ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं। रायगढ़ जिले के अंदर 79% जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, वो कुपोषित हैं। 69% शिशुवती, जो बच्चों का प्रजनन हो गया, जो बच्चे बाहर आ गए हैं, उनकी माओं का 69% लोग कुपोषित हैं। और रायगढ़ जिले में लगभग 35,000 ऐसे किसान हैं जो आज भूमिहीन हो गए हैं। जो कल जमीन के मालिक हुआ करते थे, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 25 एकड़ के, वो सब भूमिहीन हो गए। तो विकास कहां हुआ? वो विकास का कौन सा रूप है सर? मैं तो पूरे देश भर के अंदर विकास की बात करने जाता हूं। और अगर इस कंपनी का इतिहास देखिए तो इनके खिलाफ झारखंड में आंदोलन चल रहा, पतरातू और वहां अंगुल में चल रहा है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, गोवा में चल रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल के जो इस तरीके का क्राइम करने वाले लोग हैं, उस कंपनी का नाम होता है जिंदा, जिनके ऊपर CBI जांच कर रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपके दस्तावेज के आधार पर बोल रहा हूं। CBI का कोल मंत्रालय की रिपोर्ट बोल रही, पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट बोल रही है, और देश के अंदर सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक इनके निरस्त हो रहे हैं। इसके बावजूद भी बड़े शान से लोग कॉलर को खड़ा करके बोलते हैं कि मैं यहाँ का अधिकारी हूं और मालिक हूं। मुझे तो ऐसा गर्व नहीं होता। मैं तो बोलता हूं कि मेरा बाप भिखारी था, भीख मांग के मुझे गांव के स्कूल के अंदर पढ़ाया, और मेरी बाप ने मुझे ऐसी शिक्षा दी कि स्वाभिमान के साथ नमक और रोटी खा के जिंदा रहना, किसी के सामने झुक के मत जीना। सर, अगर पर्यावरण की बात करें, यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लगभग 183 ब्लॉकों में से 85 ब्लॉक पेशा एक्ट कानून क्षेत्र के अंदर आता है। जहां पंचायती राज अधिनियम पेशा एक्ट कानून के तहत ग्राम सभा के अनुमति के बगैर कोई भी गतिविधियां संचालित नहीं की जाती। इस जन सुनवाई के मामले में जो ग्राम सभा की रिपोर्ट लगाई गई है सर, EIA बनाने से पहले मैंने जो जानकारी ली है, उस जानकारी के मुताबिक जिस डेट को वो NOC दी गई है, उसके 15 दिन इधर और उधर कहीं कोई गांव में ग्राम सभा हुई ही नहीं। तो ग्राम सभा की उन्हें रिपोर्ट भी कितनी चोरी करोगे,
गन्ना चोरी कर लिए, जमीन चोरी कर लिए, तेंदू पत्ता चोरी कर लिए, जानवरों की चोरी कर लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर लिया। कितना खेलोगे मेरे साथ? और एक दिन लोगों को समझ में आएगा, जिस दिन समझ में आ गया बहुत मुश्किल होगी। सर, वन विभाग से मैंने सूचना के अधिकार के अंदर जानकारी ली है और उन्होंने कहा कि वर्तमान में तेंदू पत्ता का जो इस क्षेत्र में उत्पादन, उसमें 70% की कमी आई है। और कमी क्यों आई? क्योंकि पहली बात, उद्योग लग गए, तेंदू पत्ता के पेड़ नहीं बचे। फिर जब वो पेड़ कुछ बचे भी तो प्रदूषण की वजह से जो तेंदू पत्ता के ऊपर डस्ट जमा होता है उससे फट जाते हैं और वो पत्ते बेचने लायक और काम लायक नहीं रह जाते। इसलिए तेंदू पत्ता में 70% का गिरावट आया। आदिवासी 3 चीज करता है सर, और आदिवासी के जीने के 3 ही तरीके हैं। पहले वो खेती करता है, जंगलों में कोदा कुटकी, ज्वार बाजरा धान जिसको लगाता है और उससे बड़ी जिंदगी जीता है। दूसरी बात, आदिवासी पशुधन से जीता है। बकरी है, मुर्गी है, गाय है, भैंस है, इनको पालता है और उसके माध्यम से उसके जीने के तरीके होते हैं। और तीसरा उसका जीने का तरीका जो है वो साल भर का महुआ इकट्ठा करके उसको बेच के अपने बच्चों की शादी करता है, अपने बच्चों के लिए कपड़े सिलवाता है, अपने बच्चों के जुलाई में स्कूल में नालवा में पढ़ाने के लिए एडमिशन के लिए 20,000 रुपए इकट्ठा करता है, एडमिशन करवाना पड़ता है। अगर वो इनके सब कुछ खत्म हो गया तो फिर विकास की बात कहां है? और कंपनी में दम है तो मेरे को बता दे कि अभी तक नालवा में स्थानीय जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, कितने लोगों को आपने परमानेंट नौकरी दी है? आप बता दीजिए। स्थानीय लोगों को आपके पास नौकरी है नहीं। क्यों नहीं है? गांव के लोगों के साथ दुर्घटना होगी, लोगों का यूनियन बनेगा, कंपनी को घेर के आएगी, लोग हड़ताल करेंगे। आप रखे नहीं है अभी तक। कई लोगों को धोखा दिया गया, अरे भाई जन सुनवाई हो जाने दो, आप लोग समर्थन करो, आप सबको नौकरी दे देंगे। अरे पिछली बार जन सुनवाई में आपने वादा किया था उनको तो नौकरी दे दो, बेचारे खड़े हैं लाइन में, दे दो। देखिए यहाँ लगभग कुल जनसंख्या का लगभग 70% युवा वर्ग बैठा, ये बेरोजगारी की वजह से बैठा। अगर इसके पास काम होता तो ये कंपनी का विरोध और समर्थन करने नहीं आता, अपने बूढ़े माँ बाप के और अपने परिवार को, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कहीं जाके काम करता। कौन सा विकास आपने कर दिया? टीबी, दमा, कैंसर, इसरोफीलिया, चर्म रोग, यही तो मेरा विकास किया है आपने। इसके अलावा आपने कोई विकास तो किया नहीं। और इसके बावजूद भी आप बड़े गर्व के साथ लोगों को बोलते हो आप मेरा समर्थन कर दो। यानी चोर ये खुद बोले कि तेरे चोर घर के अंदर मैं घुस रहा हूं, तू दरवाजा खोल दे। आप अपने कंपनी के, नालवा कंपनी के गेट क्यों खोल के नहीं रखते? भाई गांव के लोग जाए, घूम घाम के आए, वहां कंपनी के अंदर क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या होता है। तब तो वहां एक गेट में ताला लगा होता है, 3 मुस्टंडे हरियाणा के खड़े होते हैं और वो गुर्रा के मुंह ऊपर करके बोलता है, ओए अंदर मत आना। क्यों न बताना? तुम मेरे गांव में हो कि मैं तुम्हारे गांव में हूं? अरे तुम मेरे गांव में है और तुम ही बोलते कि अंदर मत आना। ये कैसा नियम है? ये कौन सा नियम है? आप बोलते हो कि यहाँ के लोगों में योग्यता नहीं होती। मैं बता दूं, आपके उस सिक्योरिटी गार्ड की जो हरियाणा से आए उसकी योग्यता कितनी है भाई? कितनी योग्यता है? जो कंपनी के अंदर पानी पिलाता है उसकी योग्यता कितनी है? जो एक टेबल से दूसरे टेबल फाइल ले जाता है उसकी योग्यता कितनी है? हरियाणा से जो सुपरवाइजर आता है उसकी योग्यता कितनी है? एक बार मेरे एक मित्र ने पूछा हरियाणा के एक आदमी से कि भाई तेरे यहाँ ये बताया कौन कौन से कल्चर होते हैं? छत्तीसगढ़ में बहुत कल्चर होते हैं। उन्होंने बोला देखिए साहब जी, हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर के अलावा और कोई कल्चर होते ही नहीं। तो अगर इतनी योग्यता और मापदंड की बात करते हैं, मैं ये दावा करता हूं अकेले कि आपके यहाँ जितने लोग MSW वाले हैं सबको लाइन में खड़ा कर दीजिए। 100, 200, 500 सबको अकेला सक दूंगा। मैं कोई MSW नहीं किया हूं।
हम सभी MSW जितने 100, 200, 500 हो सबको अकेला सक दूंगा, ये वादा रहा। जो EIA बनाने वाले आप लोग की कंपनी के है ना, आप कहें तो एक एक पन्ने का निचोड़ निकाल के 10 मिनट के अंदर रख दूंगा। और इन EIA बनाने वालों से लाख गुना बेहतर EIA आपके लिए मैं बना के दे दूंगा, जिसमें रायगढ़ जिले के अंदर नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर उस EIA के अंदर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। आपने 20 लाख 15 लाख में इनको ठेका दिया होगा। ये EIA सर कट इन पेस्ट है। ये जो पुरानी EIA बनी है, इन्होंने जो डाटा दिया है आप सोच लीजिए, 1991 का दिया है, सन 2000 का दिया है, 2009 का दिया है, 2014 का क्यों नहीं दिया जब आप मशीन लगाए थे? क्यों नहीं दिए भाई? 2014 में बहुत चीजें परिस्थितियां बदल गई। 1991 में जिंदल स्टील भर था, फिर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड हो गया, डोंगा बहुआ में माइंस थी, अब तो लगभग 110 उद्योग हैं। क्यों नहीं दिया आपने डाटा? अगर एक एक पन्ने पर मैं बोलूं तो एक एक पन्ने को मैं ये झूठ का पुलिंदा पूरी EIA को साबित कर सकता हूं कि फर्जी EIA। आपने एयर पॉल्यूशन का गलत डाटा दिया, आपने वाटर पॉल्यूशन का गलत डाटा दिया, गांव की जनसंख्या का गलत डाटा दिया, स्कूलों की जानकारी इन्होंने गलत दिया, रिजर्व फॉरेस्ट की जानकारी इन्होंने गलत दिया, केलो नदी को इन्होंने 2 किलोमीटर दूर से बहा दिया जो कि 500 मीटर 1 किलोमीटर में है। 10 किलोमीटर में आप हाथी गायब कर दिए। अरे हाथी जानते हैं राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय पशुओं के अंदर उसकी गिनती होती है। एक हाथी मर जाए 15-20 लोग जेल में हो जाते हैं। बमुसिया में सर 2009 में 2 शेर मारे गए। ताजुब की बात है, शेर मारे गए बमुसिया के 2 माने 3-3, 4-4 लोगों के ऊपर वन विभाग के माध्यम से केस दर्ज है, कोर्ट में केस चल रहा है। और इस EIA में बोला जाता कि यहां कोई जंगली जानवर नहीं पाया जाता। अभी एक हफ्ते पहले सर, ये लगभग 26 तारीख को जंगल में कुत्ते दबा रहे थे भैंस गली के आसपास, 2 चीतल के बच्चे मिले। इनके EIA में चीतल है ही नहीं है। चीतल के बच्चे मिले हैं, समाचार पत्रों में निकला है, पर विभाग ने उसको अपने कब्जे में लिया है। और आप बोल रहे हैं हाथी नहीं है। कल का समाचार पत्र नवीन कदम पढ़िए, कल बमुसिया में 3 हाथियों के 4 झुंड थे, और बमुसिया जो धान खरीदी केंद्र है वहां से 2 बोरा धान हाथी उठा ले गया, या कि समिति वाले चोरी कर लिए पता नहीं, पर वो ये बोल रहे कि हाथी उठा ले गया। हाथी बोरा का कट्टा उठा उठा के जंगल में धान कर ले जा रहे। सही कौन है? मैं यही तो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, एक बार भी नहीं बोलूंगा अगर फांसी की सजा दोगे कि मुझे फांसी की सजा मत दे दो ना। अरे घुट घुट के यहाँ बीमारियों से मरने की बजाय एक बार में अगर मर जाऊंगा ज्यादा बेहतर है। कम से कम इस रायगढ़ जिले की दुर्दशा तो नहीं देखूंगा। आपकी EIA में एक महीने में 34 आदमी दुर्घटनाओं में मरते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सर, ये पुलिस विभाग की रिपोर्ट बोल रही है, उन्होंने सूचना के अधिकार भी मेरे को दिया है। एक महीने में 34 आदमी रायगढ़ में दुर्घटनाओं में मरते हैं, और लगभग महीने में 250 लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अगर आप गाड़े से कोयला लेके आओगे, हवा से लेके आओगे, अगर उसी रोड से लेके आओगे तो गाड़े से लेके तलईमाल तक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा नहीं, यानी दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों के लिए आप क्या उपाय करोगे? EIA में कहीं आपने लिखा है? नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा? जो आपका आयरन और आएगा बाई रोड आपने लिखा है आयरन और EIA में लाएंगे, वो हवा से आएगा क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका बढ़ेगा नहीं। 500 ट्रक तो कम से कम कोयला में और आयरन और में तो आपके बढ़ेंगे ना। यानी मैं ये मान लूं कि जो अभी प्रत्येक महीने 34 लोग मर रहे हैं, आपके कंपनी का विस्तार होने से 50 लोग मरने लगेंगे। ये मैं मान लूं, मरने वाले लोग मेरे होंगे, इसलिए कि हमारे लोग पैदल चलते हैं, हमारे लोग साइकिल से चलते हैं, हमारे लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं। आप लोग तो 4 चक्के वाले हो, AC गाड़ी वाले लोग। मरने वाले तो हमारा आदिवासी होगा, हमारा कोई भाई होगा, मेरा हमारा कोई बंधु होगा। आपका क्या बिगड़ेगा? आपने आज तक ये बताइए कि रायगढ़ की धरती में खोया क्या है?
हमने खोया है। हमारे रायगढ़ जिले के अंदर लगभग 12,000 लोग दुर्घटनाओं में और विकलांग की जिंदगी जी रहे हैं। 3,000 ऐसे परिवार है जिनका पति, जिनका बेटा, जिनका भाई आपके विकास की वजह से मारा गया। आपने क्या खोया? आपने तो रात दिन कोयला चोरी किया। अब आप बोलोगे कि राजेश त्रिपाठी कोयला चोर बोल रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास कैप्टिव कोल माइंस है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय और कोल मंत्रालय बोल रहा हूं। मेरे पास सूचना के अधिकार में यह जानकारी है कि जिंदल कंपनी द्वारा नालंदा को भी कोयला बेचा गया है और लगभग 30,000 मैट्रिक टन कोयला आपने बिलासपुर की कंपनी को बेचा, जो कोयला आप बेच नहीं सकते। और मेरी जानकारी के मुताबिक मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीबीआई, आईजी सबको भेजा था पत्र। उस जांच में मुझे सर पता चला है प्रारंभिक तौर पर कि जिंदल ने 2 साल पहले 2011, 12 और 12-13 के अंदर 4 अरब रुपए का कोयला देश के अंदर बेचा। 4 अरब। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोकसभा के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न के जवाब में ये उत्तर आया है कि जिंदल ने कैप्टिव कोल माइन से 4 अरब रुपए का कोयला बेचा है। अरे हड्डी तो छोड़ दो, खून तो पी गए, बचा क्या है मेरे शरीर में? हड्डियां बची हैं, उनको तो छोड़ दो। अरे कर दो मेरे ऊपर FIR दर्ज। आपकी दया और कृपा से एक बार आपने 3 महीने तो जेल करवाई दिया था। ये बोलते हैं सर, ये झोला है मेरे पास, इसमें 3 पेन है, एक ये कागज है। जिंदल के लोग साल के हफ्ते बाद FIR दर्ज करे कि राजेश त्रिपाठी ने जान से मारने की धमकी दी। ये इसलिए बोल रहा हूं कि आम रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि इस निहत्थे के पास में बंदूक और गोलियां लेके नहीं चलता, कागज की गोलियां हैं और उसको आप रोक नहीं सकते। कल आप FIR दर्ज कर दो कि राजेश त्रिपाठी हमको जान से मारने की धमकी दिया। अरे आपके पास सूचना के अधिकार, मेरे पास जानकारी है कि 42 हथियारों के लाइसेंस तो आपके पास है, मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है सर, हथियार भी नहीं है। तो गोली ये मारेंगे कि गोली मैं मारूंगा, और मेरा कोई इतिहास नहीं है गोली चलाने का। इनका इतिहास है दिगंबर सिडार और रमेश अग्रवाल। आपका इतिहास है, मेरा इतिहास नहीं है। हमारा तो केवल इतिहास है बोली बोलने का, और ऐसी बोली बोलने का एक भी शब्द अगर मैंने गलत और झूठ बोला है, कंपनी और प्रशासन के लोग मुझे सजा दे सकते हैं। और साबित कर दीजिए अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं। आपके भी बच्चे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बच्चे नहीं होंगे, आपके बच्चे भी बीमार पड़ते होंगे। यहाँ के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि उनका बस्तर ट्रांसफर हो जाएगा, दमते वाले वो सब नहीं बोलते। और मौखिक उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले के अंदर आज की डेट पर जो दवाइयां बिक रही हैं उसमें 70% जो दवाइयां हैं वो हार्ट से संबंधित है। आज हम आप लोग यहाँ बैठे, पता नहीं हम में से कौन आदमी हार्ट अटैक की बीमारी में कल सवेरा रवाना हो जाए। ये यहाँ का मेडिकल रिपोर्ट बोल रहा है। ब्रेन ट्यूमर के यहाँ मरीज हो रहे हैं सर। मैंने 4 ब्रेन ट्यूमर के मरीज को यहाँ से रायपुर ले जाके ऑपरेशन करवाया, मेरे पास प्रूफ है। तो हमने क्या नहीं खोया सर। और इसके बावजूद भी इस नालवा कंपनी का विस्तार भी होना चाहिए, सब लोगों को समर्थन भी कर देना चाहिए। आप ये क्यों नहीं कहते कि जो सरकार के नियम और मापदंड है नालवा कंपनी को इसका पालन भी करना चाहिए? आपने किया है पालन? अगर किया है तो टास्क फोर्स की रिपोर्ट कैसे सामने आ गई? तो पहले पालन तो कर लो। दुनिया के लिए दुनिया नियम बनाती है। 144 धारा मेरे लिए नियम लागू हो गया, क्योंकि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। 5 आदमी अभी बंजारी मंदिर के सामने दिखूंगा, पुलिस उठा के अंदर डाल सकती है। परंतु यहाँ 5,000 लोगों का जुनून जो जोड़ा गया है, ये सुधारा 144 के अंदर नहीं आता, क्योंकि ये आपकी जन सुनवाई है। देश के बड़े उद्योगपतियों में 12वें 13वें नंबर के आप हैं। देश के अंदर जहां कानून बनता है वहां आपके मालिक संसद के अंदर बैठते हैं, वो कानून बनाते हैं, और उस कानूनों का पालन करने वाले जो कर्मचारी हैं, अगर गलती से वो ईमानदारी से पालन कर दे तो उसको दंतेवाड़ा और बस्तर आप ट्रांसफर भी करवा देते हो। आखिर करे तो करे क्या वो? मेरे को तो वो उन अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर दया आती है, और मैं बोलता हूं साहब नौकरी रिजाइन करो, मेरे पाले में आ जाओ। जब तक
तक मैं जिंदा रहूंगा आपके दाल और रोटी और तन ढकने का कपड़े की जिम्मेदारी मेरी है। भीख मांग के लाऊंगा, आपको अपने साथ सम्मान पूर्वक खिलाऊंगा। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि इंसान को मर जाना चाहिए। इसके बावजूद भी आप बोलते हैं। आज 10 दिन से अगर ये बोला जाए, लगभग 15 दिन से समाचार पत्रों में कोयले की जानकारी, डाइवर्सन की जानकारी, पानी की जानकारी, प्रदूषण की जानकारी, एफडीआई की जानकारी, कौन सी ऐसी जानकारी है? इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश के मुखिया बोलते हैं कि हम रायगढ़ का और छत्तीसगढ़ का विकास कर रहे हैं। ये झूठ नहीं है, ये धोखा नहीं है, ये फरेब नहीं है, ये चाल नहीं है, ये कपट नहीं है। और इसके बावजूद भी ये मैं अपने घरवाली की प्रेम कहानी आपको नहीं सुना रहा हूँ, आपके लिए बोला हूँ। मेरा कुछ नहीं है, यहाँ 1 इंच जमीन नहीं है इस गाँव में मेरा कुछ जीत जाने वाला। मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए इनसे लड़ रहा हूँ। जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ते रहूंगा। आज किसका बच्चा जिंदल में और नालवा में जीआईटी में पड़ रहा, हाथ उठा तो 5 आदमी मेरे को बता दो। इधर से हाथ उठाऊंगा तो सबके हाथ उठ जाएंगे। मेरा भतीजा है, मेरा बच्चा है, मेरा पड़ोसी है, सबका है। इनके नहीं है। जिन्होंने अपनी जमीन खोया, अपना जंगल खोया, अपना पानी खोया, अपने माँ बाप खोए, अपने भाई बहन को खोया, उनका यहाँ कुछ भी नहीं। इसके बावजूद भी लोगों को समर्थन चाहिए। और अंतिम बात यह कह दूं सर कि आज ये अगर 144 धारा का उल्लंघन नहीं है तो बहुत जल्दी मैं कुड़केल और दौरा भाठा से एक बहुत बड़ा जुलूस और पदयात्रा निकाल के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दूंगा। इसी लेकर के आधार पर कि साहब अगर वो 144 धारा नहीं है जहां 5000 लोग थे तो मेरे में तो 500-600 लोग हैं, ये कैसे 144 धारा का उल्लंघन हो सकता है? मेरी भी इच्छा है कि कोई काम धाम नहीं है इस जन सुनवाई के बाद तो कम से कम 3 महीने सारा जेल ही में रहूं, फ्री का रोटी खाऊं और वहीं सोऊं। इसके बाद निकल के आऊंगा तो फिर लड़ूंगा। इतना ज्यादा दबाव और क्या इस जिले के अंदर नहीं होता? नियम कानून इतने अच्छे, यहां का जजमेंट देखिए। मेरे ऊपर 2012-13 में एक FIR दर्ज होता है, 500 से लेकर 506 तक धारा 34 और धारा 35 का अपराध जिंदल कंपनी द्वारा एक जन सुनवाई में करवाया जाता है कि राजेश त्रिपाठी जान से मारने की धमकी दी। जिस 506 का जमानत तहसील कोर्ट में होती है, जिंदल की कृपा से मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। आप इतने हितार्थ हो, इतने चरित्रवान हो, सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी हम लोगों को और 3 महीने तक हम लोग फरारी काटी लिए या कि जेल में रह गए। ये कितने चरित्रवान हैं, कितनी लोगों की चिंता करती है, रात दिन चिंता कर करके ये सूखे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी मेरे भाई बहन इनका विरोध कर रहे हैं। पता नहीं तो नार ब्लॉक के अंदर सर एक आदमी के ऊपर 23 FIR दर्ज करवा के ये रखे हैं। उसकी जमीन छीन लिए, उसके जमीन में राखल डाल दिए, पैसा भी नहीं दिए। पैसा मांगने जाता है तो यहाँ एक भार्गव साहब हैं, जमीन के बहुत बड़े ठेकेदार, वो लोगों को धमकी देते हैं हट जाओ, नहीं तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज। 3-4 कर्मचारी जिंदल के अंदर FIR दर्ज करने के लिए होते हैं, जो थाने में, कलेक्ट्रेट में, तहसील में घूमते नजर आएंगे और लोग अपने अधिकार, अपने पैसे की बात करते हैं, अपनी जमीन की बात करते हैं तो FIR दर्ज करवा देते हैं। ये कौन सी मानवता है? FIR दर्ज अंग्रेजों में भी करवाया था सर। अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर बांध के आधी रात भागना पड़ा था। इस जिले की जब जनता जिस दिन भाग जाएगी वो भी इस देश का एक भी कानून पालन नहीं करेगी। और इस बात की बता दूं कि झारखंड में सर इन्होंने वही गलती किया। मेरे वहां मित्र काम करते हैं एनजीओ में, जिंदल के 4-5 अधिकारियों को रात में 12 बजे बस से वहां से भागना पड़ा झारखंड से। लोगों ने लाठी लेके ऐसा दौड़ाया कि वो रात को वहां से भागे और वो आज रायगढ़ की धरती में, नाम नहीं लूंगा, वो जानते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो अगर हर जगह लोग लाठी लेके आप दौड़ा रहे हैं,
इसका मतलब आप अच्छे आदमी तो नहीं हो सकते। कोई ना कोई कमी तो है, मेरे को लोग नहीं दौड़ाते। मैं तो हर गांव में जाता हूँ। देखिए मैं अभी जन सुनवाई में बोल रहा हूँ, एक भी आदमी आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये आदमी मेरे हित की बात कर रहा, मेरे जमीन की बात कर रहा, मेरे बच्चे की बात कर रहा, मेरे जंगल की बात कर रहा, मेरे पानी की बात कर रहा, मेरे घर की बात कर रहा। वैसे उसके लिए तैयारी की गई थी। गांव गांव में एक फतवा जिंदल द्वारा जारी किया गया कि बाहर के जितने कर्मचारी हैं, लेबर हैं, सब जाके बोलना मैं तराई माल में रहता हूँ, गेरबारी में रहता हूँ, दिलारी में रहता हूँ, पाली में रहता हूँ, और कंपनी का समर्थन करना, और राजेश त्रिपाठी जब बोलेगा तब बवाल करना। ये जानकारी मेरे पास थी साहब, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि सब चीजें पता लगाते रहता हूँ। मेरे भी टूल है, और आपके टूल तो ऐसे हैं कि जिनका 500 रुपया तनख्वाह बढ़ा तो कंपनी छोड़ के कल सुबेरे भाग जाएंगे। और तो हमारे टूल ऐसे हैं कि हमारे लोगों को अगर आप 5 लाख रुपए भी महीना देने की बात करोगे तो आपके पास वो लोग नहीं आएंगे। उनमें इतनी ईमानदारी है, इतनी निष्ठा है, इतनी वफादारी है। और 12 बजे रात मोटरसाइकिल उठा के मेरा जो टूल है, जिसको मालूम है कि पता नहीं डंपर के नीचे कब दब के मर जाऊंगा, तो पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ लोग काम करते हैं। ये है वफादारी और ईमानदारी। और जो आपके यहाँ लोग होते हैं उनका होता है स्वार्थ। 500 रुपए तनख्वाह बढ़ा दो, जिंदल से नालवा में आ जाएंगे, 500 फिर बढ़ा दो, नस्ती में चले जाएंगे, 500 का फिर वेतन बढ़ा दो तो मोनिक में चले जाएंगे। तो वफादारी और ईमानदारी में बहुत बड़ा अंतर है। और इसके बावजूद भी सर, अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि ये 1 घंटा बोलने के बाद इस कंपनी की जन सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप पंच परमेश्वर निर्णय आपको करना चाहिए। क्या इतनी कमियां होने के बावजूद भी हम जैसे लोगों को, लोगों के भविष्य के साथ, लोगों के जंगल के साथ, लोगों के पानी के साथ खेलते हुए इन कंपनियों को समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको तय करना चाहिए। जितने तथ्यों को मैंने देखा है, गंभीरता से पढ़ा है, उन तथ्यों के आधार पर मैं बोलता हूं कि इस जन सुनवाई को निरस्त करना चाहिए। और अगर ये जन सुनवाई होती है तो इसको पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। और अगर पर्यावरण स्वीकृति मिलती है तो इस मामले को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा। ये लोगों को वचन देता हूं कि अंतिम सांस तक उन लोगों के साथ मेरी लड़ाई जारी रहेगी जहां प्रशासन और कंपनी को मैं कटघरे में खड़ा करते रहूंगा। क्योंकि मेरा कमिटमेंट उन गरीब बच्चों से है, उन महिलाओं से है, उन परित्यक्ता से है, उन विकलांगों से है, जो समुदाय का अंतिम व्यक्ति है। ना तो मैं कार में चलता, ना मेरे लोग कार में चलते। मैं भी आधा पेट खाता हूँ, 6 साल हो गए दोपहर खाना नहीं खाता। इसलिए नहीं खाता कि दोपहर को जो खाना खाऊंगा उसका 50 रुपए बचेगा, उस 50 रुपए से आपकी जन सुनवाई की जो कागज है उनकी फोटो कॉपी करवा के आपको दूंगा। ये मेरी ईमानदारी है। 6 साल हो गए, लगभग 6 साल में मैंने दोपहर के खाने से और अपने डेली खर्चे से 73,000 रुपए को बचाया। और 73,000 रुपए से एनजीटी में, सुप्रीम कोर्ट में, साहब लोगों के पास, सूचना के अधिकारों में, इनमें जो कागज निकाला उसमें खर्चा किया। ये इसलिए नहीं खर्चा किया कि मेरा कोई स्वार्थ था। मुझे लगता है कि मानवता बचनी चाहिए। पानी हर आदमी पीता है। अगर पानी का स्वरूप बिगड़ गया तो अमेरिका से, रूस से, सोवियत संघ से, चाइना से पानी नहीं लाया जा सकता। अगर हमारे देश के नौजवान अगर बीमार पड़ गए तो इस देश का क्या होगा? अगर इस देश के बच्चे बीमार पड़ गए, दुर्घटनाओं में विकलांग और लंगड़े और लूले हो गए, उस परिवार का क्या होगा? अगर मेरे गांव का बच्चा अगर जाके गुजरात की, सूरत की फैक्ट्रियों में भीख मांगे और वहां मजदूरी करे, तो यहाँ के जला और जंगल जमीन अगर बचेंगे तो उसको वहां जाने की जरूरत नहीं। मेरा स्वार्थ यह है कि लोगों के साथ ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। और अगर एक बात और भी बोलना चाहता हूं कि अगर ये शर्तें अगर आपको मंजूर है कंपनी के लोगों को, तो अगर समय मिलेगा तो आपके साथ भी इन शर्तों के साथ लोगों के हित में रह के काम करने के लिए मेरे जैसे आदमी तैयार है। शर्त यही होगी कि समुदाय के अंतिम व्यक्ति का अंतिम आईना और लोगों के हित की अगर आप बात करेंगे तब। एक बार हमने कंपनी के लोग मेरे पास आए, सर जिंदल के लोग,
उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी, मैं CSR में इतना खर्च करता हूं, उसके बावजूद भी विरोध क्यों होता? मैं बोला साहब, खर्च तो करते हो, पर खर्च जिस आदमी को मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता, एजेंट और दलाल लोग खा जाते हैं, इसलिए लोग विरोध करते हैं। तो बोले फिर मैं क्या करूं? तो मैंने 3 दिन इनके लिए मोटरसाइकिल में भ्रमण किया। महानदी से जो पानी जिंदल में आता है और जो रावों से पानी तन्नार आता है, मैंने 34 गांव का एक वर्क प्लान बनाया और इनके आदमियों को मैंने बोला कि आप अगर 18-20 घंटे पानी वहां से महानदी से लेके आते हैं, रावों से लेके आते हैं, आप ऐसा करिए कि 2 घंटे का पानी अगर गांव के लोगों को खेती के लिए दे दें और 2 फसल खेती होने लगे तो लोग आपके पास नौकरी मांगने नहीं आएंगे, उनके खेत को पानी मिल जाएगा तो लोग खेती करने लगेंगे और खेती में खुश हो जाएंगे। अधिकारी ने जानते हैं क्या बोला था? उन्होंने कहा कि अगर पानी मैं किसानों को खेत के लिए दे दूंगा तो कंपनी क्या अपने खून से चलाऊंगा? मैं बोला नहीं साहब, आप तो मेरे खून से चला ही रहे हो, चलाते रहो जब तक हम जिंदा हैं।